नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मोटर न्यूरॉन रोग एक ऐसी स्थितियों का समूह है जो रीढ़ की नसों और मस्तिष्क में धीरे धीरे समारोह को खो देता है। वो प्रगतिशील न्यूरोपतन के लिए दुर्लभ लेकिन गंभीर और असाध्य रोग हैं। मोटर न्यूरॉन रोग आमतौर पर घातक है और ये एक घातक बीमारी है जिसके कारण मरीज की मांसपेशियां बर्बाद हो जाती हैं। उनके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। इस बीमारी से पीड़ित मरीज को खाना निगलने से लेकर सांस लेने तक में परेशानी होती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस बीमारी की चपेट में आने के बाद सिर्फ 5% लोग ही जिंदा बच पाते हैं। तो इस प्रकार के आधार पर लक्षण दिखाई देने के बाद अधिकांश लोग 5 साल से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते, लेकिन कुछ लोग 10 साल या उससे ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज इस बीमारी के बारे में, लक्षण और इसके निदानों के बारे में। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य, मनोचिकित्सक, डॉक्टर प्रीतेश गौतम, न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रीतेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है ये मोटर न्यूरॉन, किस तरह की ये बीमारी है और क्या कुछ इसके लक्षण हैं? जी, मोटर न्यूरॉन डिसीज एक प्रकार का न्यूरोनल रोग है। इसके 2 से 3 वैरायटी होती हैं। जो मोस्ट कॉमन वैरायटी होती है उसको हम वो लोग बोलते हैं अमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो अपने हाथ की मांसपेशियां हैं सबसे पहले वो इफेक्ट होना शुरू होती हैं। तो जो हाथ का जो मांस, जिसको नॉर्मल भाषा में अपन मांस बोलते हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हाथ की जो हथेलियां होती हैं उसके जो उठे हुए उभार रहते हैं वो उभार खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और हाथों से कोई भी चीज जैसे बटन बंद करना शर्ट के या खोलना, ये सबसे पहले वीकनेस आने लगती है। आप कप भी पकड़ेंगे चाय का तो हाथ में कंपन आने लगेंगे। ये एक पहला साइन होता है। इसके बाद ये वीकनेस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऊपर की मांसपेशियों में, कंधे की मांसपेशियों में, कमर की मांसपेशियों में और पांव की मांसपेशियों में शुरू हो जाती है। तो व्यक्ति धीरे धीरे चलना उसका बंद हो जाता है। और सबसे लास्ट में ये डायफ्राम वाली जो मसल्स होती है जिससे अपन सांस लेते हैं, वो मसल्स अगर पैरालाइज्ड हो जाती हैं तो फिर व्यक्ति की मौत हो जाती है। जैसा कि आपने बताया कि आज तक केवल 5% लोग ही इससे बचते हैं, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। और एक बार ये बीमारी शुरू होती है तो उसमें बस धीरे 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 करके आदमी सीधे मौत की तरफ ही बढ़ता है। तो ये एक प्रकार का एक जेनेटिक रोग भी है ये। और ये बहुत ही यंगस्टर्स में पाया जाता है, यानी 20 से 25 साल की उम्र में ये स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके 10 से 15 साल में आदमी को खत्म कर देता है। लेकिन अगर डॉक्टर जानना चाहे कि इसके कारण क्या हैं, किस वजह से ये बीमारी होती है? जी, तो कुछ इसमें आनुवंशिक कारण होते हैं, जिसके कारण जो आपके मसल्स के प्रोटीन होते हैं, मसल्स के फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर एक प्रोटीन होता है जो मसल फाइबर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। उन प्रोटीन के जीन्स में म्यूटेशन हो जाने के कारण वो प्रोटीन बनना बंद हो जाता है। तो जिसके कारण वो मसल्स काम करना बंद कर देती है। तो ये एक जेनेटिक रोग है और ये इसके 99% या 90 से 95 से 99% कारण आप माने तो वो जेनेटिक ही होते हैं। उसके बाद कुछ दूसरे कारण हैं जो आज तक इडियोपैथिक हैं, जो हम लोगों को अभी मेडिकल साइंस में अननोन रीजन बोलते हैं। वो रीजन अपन को पता नहीं है। तो ये जेनेटिक रोग है और इसकी म्यूटेशन के कारण ये होता है। और अगर हम इसको लेकर और बात करें और थोड़ा सा इसको विस्तार से समझना चाहें, तो जी अगर जैसा आपने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर जी क्या शुरुआती तौर पर अगर ऐसा एहसास होने लगे कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो क्या इस पर काबू पाया जा सकता है? हाँ, अगर आपको ये वीकनेस आ रही है तो बहुत अच्छे समय से फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज और कुछ इंटरफेरॉन्स इंजेक्शन आते हैं जो कि बहुत महंगे हैं। और अभी इसके लिए कुछ दवाइयां हैं, जैसे रिलूजॉल करके एक दवाई है, राइलूजॉल करके। ये दवाइयां भी अभी अभी यानी अभी मार्केटिंग सर्विलेंस में ही है। फेज 4 ट्रायल, जो ड्रग ट्रायल होते हैं, यानी उनका अभी इतना ज्यादा प्रूव नहीं है कि इनकी एफिकेसी कितनी पेशेंट्स में पाई गई है। लेकिन अगर उनको, जब ये प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होती है, आगे की मसल, हाथ की मसल्स में वीकनेस आती है, उस समय अगर इन दवाइयों का शुरुआत की जाए, फिजियोथेरेपी अच्छे से की जाए, तो इसमें रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं।
दूसरा यह है कि लेकिन इसको पहचानना, क्योंकि इसको नॉर्मल आम भाषा में लोग इतनी जल्दी डायग्नोज नहीं कर पाते। इसको डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं। यानी पेशेंट के हाथ में वीकनेस आ रही तो सबसे पहले हम लोग सर्वाइकल रीजन सोचते हैं कि हाँ गर्दन की कोई नस दब रही होगी, फिर एमआरआई कराते हैं। तो इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए डायग्नोसिस थोड़ा लेट हो पाती है। और अगर ये जल्दी डायग्नोस हो जाए तो जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो पेशेंट जल्दी ठीक हो सकता है। यानी इसमें चांसेस हैं जो 5% चांसेस जो आपने बिल्कुल, बताए। यानी कि कुछ चांसेस इसमें हैं अगर शुरुआती दौर पर इस रोग को पहचान लिया जाए, इसकी पकड़ की जाती है और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो इससे बच सकते हैं। जी जी डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर, आज हम मोटर न्यूरॉन को लेकर बात कर रहे हैं। किस तरह की ये बीमारी है और क्या कुछ इसके लक्षण देखने को मिलते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं? जी देखिए, जहाँ तक मोटर न्यूरॉन डिजीज का सवाल है तो अधिकतर ये आनुवांशिक होता है और इसमें जैसे कमजोरी आना, कई बार जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं करना, बोलने में दिक्कत आना, खाने में या पानी निगलने में दिक्कत आना। तो धीरे धीरे इस तरह की कमजोरियां सामने दिखाई देती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, यानी ये बढ़ती चली जाती है। तो जितने जल्दी इसका जो है डायग्नोसिस हो, जितने जल्दी इस बीमारी को पहचान ले, उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तभी इस बीमारी के बढ़ने में रोकथाम के लिए इलाज हो सकती है। क्योंकि एक बार ये बीमारी बढ़ जाती है तो इसका रिवर्स होना या ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गंभीर बीमारी है, गंभीर समस्या है और खासकर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, इन लक्षणों के बारे में पता नहीं होता है। तो अक्सर इसको एक सामान्य कमजोरी सोच के सोचा जाता है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो अनदेखा हो जाता है और जब तक ये बीमारी बढ़ जाती है। तो मेरी यही राय है कि अगर इसके बारे में, जैसे आप लोगों के माध्यम से आप इस बीमारी के मोटर न्यूरॉन डिजीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जितना इस तरह की बीमारियों के बारे में चर्चा होगी, जानकारी आम लोगों तक पहुंचेगी, उतना जो है अवेयरनेस बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी और लोग जो हैं इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे और समय रहते जो है विशेषज्ञों के पास, डॉक्टरों के पास पहुंचेंगे, न्यूरोसाइकाट्रिस्ट, साइकाट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचेंगे, ताकि कुछ हद तक इसमें राहत मिल सके। बिल्कुल, और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में लोग समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते और उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं या उसका ट्रीटमेंट गलत तरीके से करा लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। कुछ लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है कि लोगों तक सही जानकारी पहुँच पाए, जिससे कि जो गंभीर बीमारियाँ हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी रहे। डॉक्टर रूमा, एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि ये एक शरीर को कमजोर करने वाली बीमारी है और आपने कहा कि लोग यही समझते हैं कि ये आम कमजोरी है। तो इन दोनों कमजोरियों में फर्क कैसे हम कर पाएंगे? क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी होती है कि लोग बीमार हुए या बुखार हुआ 5-7 दिन के लिए, उसके बाद उनकी शारीरिक क्षमता इतनी कम हो जाती है कि वो वास्तव में स्थिति ऐसी ही रहती है, वो चाय का कप भी नहीं उठा पाते, पैदल नहीं चल पाते और बहुत ज़्यादा उनमें वीकनेस आ जाती है। तो उस एक सामान्य वीकनेस और मोटर न्यूरॉन को, दोनों के बीच में किस तरह से हम भेद कर पाएंगे? देखिए, आम लोगों के लिए तो ये मुमकिन नहीं होगा इसमें जो है डिस्टिंग्विश कर पाने में। तो इसीलिए अगर कोई भी आपको कमजोरी आती है, खासकर किसी अंग में आपको कमजोरी महसूस होती है और जो पहले नहीं थी और अचानक से डेवलप हो रही है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जनरल फिजिशियन और अपने न्यूरोसाइकाट्रिस्ट से मिलें, ताकि जो न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग्स होती है वो समय पे हो, तभी इसमें जो है अंतर समझ में आएगा। क्योंकि आम लोगों के लिए इसमें अंतर बता पाना और उसको भांप पाना मुश्किल है। तो समय रहते डॉक्टरों से मिले, सलाह लें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आमतौर पे हमारे देश में यही होता है कि घरेलू नुस्खे अपनाए जाते हैं
और उसके बाद ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, जड़ी बूटी में समय निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि जड़ी बूटी कोई गलत चीज है, लेकिन मैं ये कहना लेकिन अगर वो चाहूंगी कि विशेषज्ञ हो तो ठीक है, लेकिन कहीं से भी किसी से भी आप जड़ी विशेषज्ञ बूटी से ले लें। उसको डायग्नोस करना, डिस्टिंग्विश करना, ये सबसे अहम है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रीतेश, जिस तरह से हम इस बीमारी को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें कई सवाल निकल कर सामने आते हैं। लोगों को जानकारियां इस बीमारी को लेकर नहीं है। कितने प्रतिशत हम इसे मान सकते हैं कि आज के दौर में ये बीमारियां कितने प्रतिशत लोगों को हो रही हैं, या ऐसे वो कौन से लोग हैं जिनको इस तरह की बीमारी होने के चांसेस हैं? इसका अगर एग्जैक्ट परसेंटेज की बात करें तो लेस देन 1% इसका प्रेवलेंस है। और दूसरा ये है, ये जैसा कि मैम ने भी बताया और मैंने भी बताया कि अनुवांशिक होती हैं ये। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो जैसा कि आपने बोला कि अर्ली साइन इसमें पकड़ने हैं, तो अर्ली साइन इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हाथ जो आप डेली यूज करते हैं, जिससे आप पेन पकड़ते हैं या चाय का कप पकड़ते हैं, तो जो हाथों के हथेलियों के उभार हैं, ये सबसे पहले धीरे धीरे कम होने लगते हैं, तो फ्लैट होने लगते हैं आपके हैंड। तो जो आपको हाथों में अपने परिवर्तन समझ में आएगा कि हाँ मेरे हाथ पतले हो रहे हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे वीकनेस, जो छोटे फाइन मूवमेंट्स जो हैं उनमें दिक्कत आने लगती है, जैसे पेन पकड़ना है और इन सब बातों में आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। तो बटन जैसे बटनिंग अनबटनिंग मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद ये सबसे लास्ट इन्वॉल्वमेंट होता है इनका ब्रेन की, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जिससे जो अपन लार लेते हैं वो लार अपन फॉलो करते हैं, उनको बल्बर नर्व बोलते हैं। तो वो नर्व का अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो जो लार सलाइवा जो होता है वो इंटेस्टाइन में न जाके फेफड़ों में जाके मौत का कारण बनता है। तो इसका अगर प्रेवलेंस की हम बात करें, या इसका जो आम भाषा में, यानी इतने कॉमन नहीं है ये डिसऑर्डर्स, ये रेयर ये डिसऑर्डर हैं, लेस देन 1% प्रेवलेंस ही है इनका। लेकिन हाँ, इनको पहचानना बहुत जरूरी जल्दी है, क्योंकि ये दूसरे डिसऑर्डर्स के जैसे मिमिक करते हैं। और आमतौर पर नॉर्मल भाषा में इसको फालिस का असर समझते हैं, या फिर लकवा हवा लग गई है, फालिस है, तो झड़वाने के लिए चले जाते हैं, जैसे कि मैम ने भी बताया। तो इन सब चीजों से बीमारी धीरे 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 बढ़ती जाती है। तो टाइम पे अगर तो वो इंजेक्शन जो मैंने आपको बताए, जो ऑटो एंटीबॉडीज जो होती हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज दी जाती हैं, वो इंजेक्शंस और कुछ ड्रग्स हैं जो अभी इंडिया में अभी अभी अप्रूव्ड हुई हैं, वो ड्रग भी यूज अगर अपन ने रिसेंटली यूज कर लिए यानी टाइम रहते हुए, तो पेशेंट काफी जल्दी रिकवर कर सकते हैं अर्ली डिसीज में। बिल्कुल, यानी कि सबसे बड़ी बात यही है कि समय पर अगर हम जागरूक हो जाते हैं, हमें जो जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि किस तरह के जो हाथों को लेकर अगर परिवर्तन किसी तरह का दिख रहा है, गले में कोई समस्या हो रही है, खाने पीने में ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो तुरंत इसका जांच विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास जाएं, जांच कराएं और उसका ट्रीटमेंट लें, तो आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अगर इसमें आपने देर या लीता लवाली की तो आपको समस्या हो सकती है। चलिए डॉक्टर रूमा, हम इस बीमारी के बारे में जब पढ़ रहे थे तो इसमें एक चीज़ और सामने आई। इसमें एक बात कही गई थी कि ये जो बीमारी है वो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होती है। तो इसकी कोई खास वजह कि आखिर पुरुषों में ये बीमारी ज़्यादा क्यों होती है? देखिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया और सबको पता ही है कि एक आनुवांशिक बीमारी है, और आनुवांशिक बीमारियां अक्सर जेनेटिक ट्रांसमिशन से होती है। तो जो मेल्स और फीमेल्स में क्रोमोसोमल अंतर है, तो कई बार ये होता है कि वो जो डोमिनेंट जीन है वो मतलब जिन लोगों में वो डोमिनेंस में आ जाता है, तो उन्हीं के बच्चों में या उनमें वो ये बीमारी देखने में मिलती है। और क्योंकि फीमेल्स में XX क्रोमोसोम होता है, और तो शायद इस वजह से कई बार वो डोमिनेंट जीन नहीं हो पाती है, और उसका जो एक्सप्रेशन है वो आपके लाइफ टाइम में नहीं आता है। और मेल्स में इसका एक्सप्रेशन जो है आ जाता है, यानी सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इसका कोई खास अभी तक नहीं वजह पता चली है कि ये मेल्स में क्यों डोमिनेंट है, लेकिन क्योंकि जेनेटिक मेकअप अलग है, क्रोमोसोमल जो मेकअप है वो अलग है मेल्स और फीमेल्स में, तो मोस्ट लाइकली यही इसका कारण है। जी डॉक्टर प्रीतेश, थकान को लेकर जो वीकनेस को लेकर हम बात कर रहे हैं,
तो अगर किस तरह की ये थकान महसूस आदमी करेगा अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी से संबंधित अगर कोई रोग होता है, तो किस तरह से इसमें फर्क जान पाएगा? क्योंकि वीकनेस कभी कभी आमतौर पर 2-3 फ्लोर पर अगर चढ़ने के बाद स्वतः ही आदमी हाँफने लगता है, क्योंकि चूंकि इतना वर्क नहीं कर पाते, ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हैं, फिर घर पहुंचे उसके बाद एकदम थकान सी होती है और फिर जाकर सीधा टेबल पर या चेयर पर जाकर बैठते हैं और फिर ऐसा फील होता है कि वाकई में थोड़ा सा कमजोरी शरीर में आ रही है। और अगर इस तरह की जो थकान है, क्या वो इस तरह की बीमारियों को आमंत्रण दे सकती हैं? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग है, अलग प्रॉब्लम है। ये मोटा न्यूरॉन डिसीज का मतलब ये होता है कि ये मोटा न्यूरॉन एक जो अपने जैसे कि अपन एक स्विच ऑन करते हैं और जैसे ही अपन ने स्विच ऑन किया तो वैसे एक लाइट ऑन हो जाती है, वैसे ही ब्रेन में न्यूरॉन्स के कनेक्शन होते हैं और न्यूरॉन से एक सिंगल मसल यूनिट या मसल फाइबर को सप्लाई होती है नर्व की। तो वो मोटर यूनिट को हम लोग बोलते हैं मोटा न्यूरॉन। तो एक नर्व का एक मसल्स के साथ जो जंक्शन है उसमें ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इसलिए ये वाली जो वीकनेस होती है जिसको अपन जनरलाइज वीकनेस फटीग वाली या थकान वाली वीकनेस होती है, इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसमें क्या होगा, आपको वो सिंगल मोटर यूनिट का या तो आप फ्लिकरिंग मूवमेंट बोलते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कोई बोलता है कि मेरी आंख फड़क रही है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लिकरिंग मूवमेंट। या किसी किसी के लिप्स थरथराते हैं या गुस्से में ओपन होते हैं तो हाथ कांपने लगते हैं। तो ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स या फ्लिकरिंग मूवमेंट्स कॉमन होते हैं पेशेंट्स में पहले। या मसल ट्विचिंग पहले होती है, और ये ट्विचिंग ऐसा नहीं कि गुस्से आने पे हो रही है, वो नॉर्मल चीज है। ये नॉर्मली भी चलने लगता है कि नॉर्मल आदमी बैठा हुआ है रेस्ट में, फिर भी उसकी मसल ट्विच कर रही है या फिर फड़क रही है और वो कंटिन्यूअसली फड़कता जा रहा है, तो ये एक स्टार्टिंग मान सकते हैं। इसमें वीकनेस, वैसी वीकनेस तब आएगी जो आप बोल रहे हैं जनरलाइज फटीग वाली। ये वीकनेस तब आएगी जब वो बहुत ज्यादा मसल्स को इन्वॉल्व कर लेगा। इसमें नहीं तो पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे को वीकनेस आ रही है। पेशेंट नॉर्मल काम करता रहेगा, बस उसको जो फाइन मूवमेंट्स हैं उसमें उसको प्रॉब्लम आने लगती है। जी जी जी। डॉक्टर उमा, अगर मानसिक तौर पर इस बीमारी को हम लेकर चलें तो किस तरह के लक्षण दिखाई देंगे? अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की शिकायतें हैं तो क्या उसका मानसिक बदलाव भी होगा और उसका किस तरह का बिहेवियर होना शुरू हो जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर किसी भी इंसान को कोई भी काम करने में दिक्कत आ रही है या उसका कोई भी एक अंग, शरीर का कोई भी हिस्सा वो उसे कमजोर महसूस होगा, तो उसकी जो दिनचर्या है, उसके जो रोजमर्रा के काम है, उसमें जब उसको चुनौती आएगी तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से भी वो तनावग्रसित होगा। और क्योंकि ये मस्तिष्क, और जैसे डॉक्टर प्रीतेश ने बहुत अच्छे से समझाया कि जो मोटर न्यूरॉन यूनिट्स होती है, जो वो उसका कनेक्शन होता है, उसमें ये प्रॉब्लम है। तो सारी चीजें ब्रेन से रिलेटेड है, और जब मस्तिष्क, जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो जब प्रभावित होती है तो निश्चित रूप से देखा गया है कि मानसिक परेशानियां भी आती है, जिसमें सबसे कॉमन है अवसाद। और उससे भी बड़ी चीज ये होती है कि इस बीमारी को मान लेना कि मुझे ये बीमारी हुई है, और खासकर घर वालों के ऊपर सबसे जो है चुनौती का या तनाव का समय आता है। तो भले ही ये न्यूरोसाइकाइट्रिक डिसऑर्डर हो, लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि जागरूक रहें, सतर्क रहें। कोई भी परेशानी आती है, कोई भी आपको लक्षण आते हैं, तो उसको गूगल डॉक्टर बन के अपने ऊपर जो है डायग्नोसिस करने की कोशिश मत करिए। आज इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो लोग थोड़ी बहुत लक्षणों को इंटरनेट से पढ़ के वो किसी और दिशा में चले जाते हैं, और बीमारी जो है वो सही समय पे पकड़ में नहीं आती है। तो अपने आप को 4 लाइन पढ़ के अपने आप को डॉक्टर मत समझने लगी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब स्वास्थ्य को लेके परेशानी आती है तो वो डॉक्टर से सलाह लेने के बजाय वो हर किसी से सलाह लेने लगता है, और जरा सा गूगल में 4 सेंटेंस पढ़ के वो अपने आप को डायग्नोज करने लगता है। तो ये ना करें। ये सबसे जो आज की बीमारी है ना, वो सबसे बड़ी यही है कि हर कोई इंटरनेट के माध्यम से जो है अपने आप को डॉक्टर समझने लगा है, और कई लोग ये बताते हैं कि मुझे बहुत जानकारी है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फला है, ये है, आप उस बाबा के पास चले जाओ।
आप ये जड़ी बूटी खा लो, आप ऐसा कर लो, तो ये ना करें, डॉक्टर से सलाह लें। ठीक है, फेथ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका विश्वास बहुत जरूरी है। आप मैं तो ये कहती हूँ दुआ और दवा दोनों जो है वो जरूरी है, लेकिन सही समय पे डॉक्टर से मिले, सलाह लें, उनकी दवा लें, उसके साथ में आपको जो करना है आप करिए। जो है तालाब में फूल डालिए, मंदिर में माथा टेकिए, दरगाहों में जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन विशेषज्ञ से सलाह लें और अपना जो सही समय पे अपने परिवार का, अपने परिवारजनों की परेशानी को डायग्नोज करवाइए और उनकी सलाह जरूर माने। क्योंकि जैसे डॉक्टर प्रीतेश ने भी बहुत अच्छे से कहा कि आमतौर की कमजोरी, सामान्य रूप की जो थकावट है, वो और इस बीमारी में बहुत ज्यादा अंतर है। तो इसका जो जेनेसिस है, ये होता क्यों है, ये तो मरीज नहीं समझ पाएंगे। इसलिए फिर से मैं यही दोहराना चाहूंगी और इस बात पे मैं चाहूंगी कि सारे दर्शक भी इस बात की को तवज्जो दें कि अपनी परेशानियों की, खासकर आपका जो अस्तित्व है वो आपका शरीर है, आपका मन है, तो इसके साथ खिलवाड़ ना करें। जो जानकार हैं उनसे मिलिए, जो लोग 12वीं के बाद 12-12 साल पढ़ाई करके सलाह देने के लिए बैठे हैं, उनके पास जाइए और उनसे सलाह मशवरा कीजिए और अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। लोग आजकल महंगे कपड़े खरीदना चाहते हैं, ब्रांडेड चीजें पहनना चाहते हैं, लेकिन अपने शरीर के लिए अगर उनको 500,000 रुपए खर्च करने होते हैं तो वो उनको बहुत भारी लगता है। तो ये ना करे, जान है तो जहान है, मैं यही कहना चाहूंगी। बिल्कुल, और आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि लोग सलाह लेने शुरू कर देते हैं और उसमें भी उन वो बड़े सिलेक्टिव होते हैं लोग कि जो उन्हें सबसे इजी लगता है कि अच्छा ये मैं कर सकता हूँ, इसको एक बार करने के देखने में हर्ज क्या है, और वो कर भी लेते हैं। और इस तरह के जो अनुपयोगी प्रयोग वो अपने ही शरीर के ऊपर करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है, शरीर को नुकसान उठाना पड़ता है। डॉक्टर प्रीतेश, जिस तरह से हमने जो सवाल अभी किया कि मानसिक रूप से कितना प्रभावित व्यक्ति लगता है, किस तरह से हम ये व्यक्ति फील कर ले कि अगर मुझे इस तरह की समस्याएं होने लगी हैं, क्या वो भूलने लगता है कुछ या तनाव में रहता है, किस तरह की कंडीशन मानसिक तौर पर हो जाती है इस तरह की जो बीमारी अगर मोटर न्यूरॉन किसी को होती है तो? जैसा कि वो बिल्कुल मैम ने बताया कि अवसाद सबसे ज्यादा कॉमन है इन पेशेंट्स में, और अवसाद इसलिए भी कॉमन है कि अगर अपने शरीर का कोई सा भी अंग काम नहीं कर रहा है तो व्यक्ति वैसे ही अवसाद में चला जाता है, सोचता है कि मैं क्या करूं। और ये एक ऐसी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, जिसमें आदमी धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ता है। तो उसको पता है कि उसका अंत निकट है। अब वो ऐसा सोचता है कि मैं जो जो काम मैं कर सकता हूँ मैं कर सकूं, लेकिन वो काम करने के लिए उसका शरीर भी उसका साथ नहीं देता। तो ले दे के पेशेंट ये सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। धीरे धीरे वो दूसरे पे डिपेंडेंसी दिमाग होने में लगती है। नेगेटिविटी भी आने लगती है अगर इस तरह की कोई बीमारियां होती हैं तो। सही बात। फिजिकल डिपेंडेंसी उसकी पूरे रिश्तेदारों पे आने लगती है। वो अपने रूटीन कामों के लिए भी, यानी वॉशरूम तक जाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो उसको ये नेगेटिविटी इतनी बढ़ती है कि पेशेंट, मेरे पास जैसे अगर कुछ पेशेंट्स आते हैं और वो बताते हैं अगर ये डिसीज से हैं कि कर नहीं पा रहे हैं या कुछ भी नहीं है, तो पता चलता है कि जब तक मैं डिप्रेशन की कुछ गोलियां स्टार्ट करने की नौबत बनती है तब तक तो पेशेंट की हालत ऐसी हो जाती है कि पेशेंट के पास टाइम ही नहीं बचा। जैसा कि मैम ने बताया कि पहले रायचंद ज्ञानचंद की सलाह, फिर डॉक्टर की सलाह, तो ये अपने इंडिया में कॉमन है। बिल्कुल बिल्कुल जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोटर न्यूरॉन एक जानलेवा बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। 1% लगभग ये बीमारी होती है, जेनेटिक्स बीमारी इसको कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो इसके अंदर हमने बातचीत की, जो डॉक्टर्स ने बात बताई कि किस तरह की कमजोरियां अगर आपको महसूस होती हैं तो आप जरूर एक विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें दिखाइए, चेकअप कराइए, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे हम बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, घर पर कोई भी प्रयोग ना करें, घर के डॉक्टर ना बने। जो डॉक्टर इतनी पढ़ाई करके, मेहनत करके डॉक्टर बनकर बैठे हैं, वो आपको बेहतर इस बीमारियों के बारे में आपको बता पाएंगे, ना कि आप खुद कहीं से पढ़ लिख कर या किसी की सलाह पर जड़ी बूटी या पाउडर लेकर आप अगर उसका सेवन करेंगे तो वो आपके ही शरीर को ज़्यादा नुकसान पैदा कर सकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।
सबसे पहले देश।